Now we will see very important topic for all mining competitive exam, that is reports or registers or documents countersigned by the manager. Manager means the person appointed under regulation 27 of the CMR 2017 and under the Mines Act section 17 of the Mines Act 1952. That person have to countersign some register or record or document under the different statutory provisions of CMR. This is the part 1 of this particular topic. हम सबसे पहले चालू करें रेगुलेशन 143 के सब रेगुलेशन 8। यहाँ कौन सा रिकॉर्ड है? आप लोग सब जानते हैं रेस्पिरेबल डस्ट या एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट या एयरबोर्न डस्ट, एक ही बात होता है। ठीक है, वेंटिलेशन एंड न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा हम बहुत ही बढ़िया से रेस्पिरेबल डस्ट का डेफिनेशन बताए। यहाँ पे एक लाइन में बताए थे। कुछ नहीं होता ऐसा डस्ट जो कि लंग्स में जाके जमा हो जाता है, उसको हम रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं। तो क्या साइज का होगा वो सब वहां बताए हैं। ठीक है, उसको जाके देखिए। तो आपको डस्ट सर्वे करना है। जो हवा में उड़ने वाली धूल है उसी को एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट या रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं। रेस्पिरेबल जो जाकर के जमा हो जाए, एयरबोर्न रेस्पिरेबल हवा में जो उड़ने वाली धूल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उसका मेजरमेंट करना है वंस इन एवरी मंथ, 30 डेज में कम से कम एक बार, वंस इन एवरी 30 डेज। तो आपने डस्ट सर्वे कर लिया, तो डस्ट सर्वे किया तो उसका मेजरमेंट को भी रिकॉर्ड करना ना होगा बाउंड फेसबुक में। उसी का जो मेजरमेंट है उसको मैनेजर साहब को क्या करना है, काउंटर साइन करना है। लेकिन यहां पर भी क्लू है, जब इतना बार याद रखने से नहीं काम चले। कब करेंगे वो? आज लिखा 100 दिन बाद नहीं, जब लिखा गया एंट्री उसके 24 आवर्स के अंदर में मैनेजर साहब को उस रिकॉर्ड पर साइन कर देना है। ठीक है, क्या बोलता है? मेजरमेंट्स ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट shall be recorded within 14 days। कितने दिन के अंदर में लिख देना? आपने सर्वे कर लिया तो उसके 14 दिन के अंदर में क्या करना है, उसको बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, और जब वो रिकॉर्ड हो गया उसके 24 घंटा के अंदर में विदिन 24 आवर्स मैनेजर हैव टू काउंटरसाइन एंड डेटेड दिस रिजल्ट्स आर मेजरमेंट्स ऑफ द एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट। यही तो लिखा है यहाँ पे हमने, मेजरमेंट्स ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट shall be recorded in bond page book, यहाँ पे छोड़ दिया bond page book, in a bond page book within 14 days of collecting of samples and shall be countersigned and dated by the manager within 24 hours of entering into bond page book। ठीक है, रेगुलेशन 144 सब रेगुलेशन 7 एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। ठीक है, डस्ट कंट्रोल के उपाय करना। ठीक है, और ये 143 से 150 तक मेरे सीएमआर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, रेगुलरली दिया हुआ है। क्या है डस्ट कंट्रोल के लिए हम क्या उपाय करते हैं? कोल डस्ट को क्लीन कर दीजिए। दूसरा काम क्या कीजिएगा, कोल डस्ट को तो क्लीन करिए, उसके बाद वहां पर स्टोन डस्ट छिड़क दीजिए या तो पानी से भिगा दीजिए। ठीक है, ये काम करते हैं हम डस्ट कंट्रोल के। तो वो वाला चीज का रिकॉर्ड रखना हो कि इसका डेली रिकॉर्ड रखना। क्या लिखा हुआ? ए डेली रिकॉर्ड ऑफ क्या एरियाज क्लीन ऑफ कोल डस्ट। क्या का डेली रिकॉर्ड रखना है बेटा? एरियाज। ये दो काम हम काय के लिए करते हैं? कोल डस्ट के नियंत्रण के लिए। ठीक है, एरियाज क्लीन ऑफ कोल डस्ट, कोयला की धूल को जो एरिया को आपने साफ किया उसका डेली रिकॉर्ड रखना है। दूसरा, एरियाज ट्रीटेड विद स्टोन डस्ट, एसडी लिख दिया, स्टोन डस्ट, और विद वाटर
ठीक है, ये डस्ट कंट्रोल के उपाय है। तो ये डस्ट कंट्रोल के उपाय ये कर लिया हमने, इसका डेली रिकॉर्ड रखना है। और आप यहाँ स्टोन डस्ट छिड़क रहे हैं ना, जिसको आपका रेगुलेशन क्या बोलता है, इनकम्बस्टिबल डस्ट, तो वो कितना अमाउंट में किया, क्वांटिटी क्या उसका, अमाउंट ऑफ कोल डस्ट यूज्ड, कितना अपने स्टोन डस्ट पर डे छिड़का। और आपको हम कोई पार्ट में CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बताए हैं कि ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग इन बिलो ग्राउंड माइंस या अंडरग्राउंड माइंस कितना होता है, 2.5 kg पर टन, मतलब 1 टन कोयला निकालते तो आपको 2.5 kg क्या छिड़कना है, स्टोन डस्ट या इनकम्बस्टिबल डस्ट। तो ये जो डेली रिकॉर्ड है, दिस डेली रिकॉर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक एंड एवरी एंट्री इन दिस बाउंड पेज बुक shall be signed and dated by the dust इंचार्ज। किसके द्वारा बेटा, डस्ट इंचार्ज क्या करेगा, इसको डस्ट इंचार्ज जो है इस पे साइन करेगा डेट के साथ, साइंड एंड डेटेड। और मैनेजर साहब जो है, मैनेजर आर वेंटिलेशन अफसर, इसमें क्या रखेगा 144 सब रेगुलेशन 7 में क्या है, मैनेजर आर वेंटिलेशन अफसर सेल काउंटर साइन एंड डेट द रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड बाउंड पेज बुक में लिखा गया, इस पर मैनेजर या वेंटिलेशन ऑफिसर आर में है क्या रखिएगा, इसी में चकराइएगा, यहां पे गच्चा खा लीजिएगा। मैनेजर और वेंटिलेशन ऑफिसर कौन है, मैनेजर और वेंटिलेशन ऑफिसर काउंटर साइन करेंगे, क्या करेंगे, काउंटर साइन करेंगे। एवरी एंट्री in the bond page book shall be countersigned and dated by the manager or ventilation officer। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन 145 सब रेगुलेशन 17, यहां पे क्या बोलता है, 145 जो है चेक ऑन कंट्रोल मेजर्स, चेक ऑन कंट्रोल मेजर्स फॉर डस्ट। ठीक है, डस्ट के लिए जो आपने उपाय किए थे रेगुलेशन 143 में, 144 में, वो ठीक ठाक है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, डस्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस डस्ट सैंपल का क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन कब एनालिसिस के लिए भेजते हैं, विद इन 7 days ऑफ टेकिंग डस्ट सैंपल सेंट इट फॉर एनालिसिस। 10 सैंपल ले लिया, रख नहीं लेना, उसको 7 दिन के अंदर में उसको एनालिसिस के लिए भेज देना है। और उसका जब एनालिसिस आएगा, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट या रिजल्ट ऑफ एनालिसिस शैल बी रिकॉर्डेड इन बाउंड पेज बुक इमीडिएटली ऑन इट्स रिसिप्ट। जैसे ही वो हमको रिजल्ट ऑफ एनालिसिस मिला 10 सैंपल का, वो जैसे मिला तत्काल उसको बाउंड पेज बुक में लिख देना है। क्या बोला, क्या बोला, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ डस्ट सैंपल शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक इमीडिएटली ऑन इट्स रिसिप्ट। एवरी एंट्री इन दिस रिकॉर्ड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द सैंपलिंग इंचार्ज। इस पे कौन साइन करेगा बेटा, सैंपलिंग इंचार्ज डेट दे करके साइन करेगा। 143 के सब रेगुलेशन 17 के अनुसार जो रिकॉर्ड है, काहे का रिकॉर्ड है ये, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ डस्ट सैंपल या डस्ट सैंपल के जो एनालिसिस का रिजल्ट है उस पर सैंपलिंग इंचार्ज क्या करेंगे, डेट दे करके साइन करेंगे। कब लिखेंगे, इमीडिएटली ऑन इट्स रिसिप्ट, जैसे ही रिजल्ट हमको मिल गया तत्काल इसको लिख देना है। और मैनेजर क्या करेंगे, मैनेजर हैव टू काउंटर साइन दिस रिकॉर्ड, मैनेजर हैव टू काउंटर साइन दिस रिकॉर्ड। वहां लिखा होगा रेगुलेशन बुक में, मैनेजर शैल बी काउंटर साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर साहब इस एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द सैंपल पे साइन करेंगे। मतलब आपको दिमाग में इतना रखना है, सिर्फ ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड क्या याद रखना है आपको, कि जो भी डस्ट सैंपल का एनालिसिस का रिजल्ट है
उस पर सैंपलिंग इंचार्ज साइन करेंगे, मैनेजर साहब जो उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे विद डेट। ठीक है, ये हो गया। अब आता है रेगुलेशन 149 सब रेगुलेशन 9, एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर वर्किंग नियर वाटर बॉडीज का एक मेरा 53 मिनट का वीडियो है, जिसमें रेगुलेशन 149, 150 डिफरेंट सर्कुलर, डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन वो सब है। ठीक है, और 150 को अलग से भी डील किया हुआ है, वो उसको देखिएगा। सीएमआर के प्लेलिस्ट में भी है, सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रेगुलेशन 149 का सब रेगुलेशन 9, दोनों में 9 है। ठीक है, क्या बोलता है कि जो रेगुलेशन 149 के सब रेगुलेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए हैं, वहां बताएं कि किसको किसको प्रोटेक्टिव मेजर्स बोलते हैं। रेगुलेशन को जाके देखिएगा, वो प्रोटेक्टिव मेजर्स की स्टेबिलिटी के लिए हर 14 दिन में एक बार, जब बरसात का सीजन चल रहा हो, तब एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है इनकी जांच करेगा कि प्रोटेक्टिव मेजर्स ठीक ठाक है कि नहीं है। जो हमने बचाव के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए सरफेस वाटर माइन में ना घुस जाए, उसके लिए जो हमने बचाव के लिए उपाय किए हैं वो ठीक है या नहीं है, इनकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। बरसात के दिन में 14 दिन में एक बार, वंस इन एवरी 40 डेज, और साल के बचे दिन में, रिमेनिंग डेज ऑफ द ईयर में 30 डेज में एक बार। हम व्हाट्सएप में एक बार क्वेश्चन पूछ लिए थे कि 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में इस रेगुलेशन के तहत कितने दिन में एग्जामिनेशन करेंगे प्रोटेक्टिव मेजर्स का। तो आप लोग को बता दें, बरसात का सीजन हिंदुस्तान में 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर माना जाता है। तो 1 जून से 31 अक्टूबर बोल दिया, मतलब क्या बोला मैंने, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में ये जो रेगुलेशन 149 के तहत जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, उनकी जांच, उनकी एग्जामिनेशन कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में एक बार, वंस इन एवरी 14 डेज। और 1 नवंबर से लेके 31 मई तक कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में एक बार करेंगे, चाहे ये उपयोग में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो वही है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर shall be signed and dated by the person making the examination। जिस आदमी ने किया, जो इस रेगुलेशन 149(9) के तहत जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन जिसने एग्जामिनेशन किया, वो क्या करेगा, बाउंड पोस्ट बुक में इसको लिखेगा। ठीक है, और मैनेजर साहब जो है उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे, काउंटर सिग्नेचर एंड डेटेड बाय द मैनेजर। ठीक है, ये हुआ 149 सब रेगुलेशन 9। ठीक है, समझ आए, कहने का क्या मतलब है, कुछ नहीं है बाबू। जो रेगुलेशन 149 के तहत पानी, सरफेस पानी से बचाव के लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर्स रहते हैं, वो जो रिपोर्ट कॉम्पिटेंट पर्सन लिखेगा, उसमें मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर करेंगे, इतना ही बोल रहा है। ठीक है, कुछ और नहीं बोलता है। और इसका 10 भी है, 149 सब रेगुलेशन 10, उसमें बोलता है कि द प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड वर्किंग शैल बी पर्सनली इंस्पेक्टेड बाय मैनेजर वंस इन एवरी क्वार्टर। वंस इन एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीना में एक बार। जो ये 149 के तहत प्रोटेक्टिव मेजर्स है और जो भी माइन की वर्किंग्स है, 2 वर्ड करेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड वर्किंग्स shall be inspected by manager personally once in every quarter। हर 3 महीना में कम से कम एक बार मैनेजर साहब खुद अपने से इन प्रोटेक्टिव मेजर्स की भी जांच करेंगे। वो साथों साथ बता दिए, वो कॉन्ट्रोसन वाला पार्ट नहीं है, आगे पीछे भी चलना होगा ना, तब ना चीजों को समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन। यहां पर भी आप गलती कीजिएगा, कहां कीजिएगा वो हम बता रहे, इस प्रोविजन के आखिर में। ठीक है, रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 10 ए रिकॉर्ड शोविंग
आप लोग पढ़े होंगे 150 में, हम भी कई बार बताए हैं, कई जगह 150 को डील किए हैं 150 को, तो बताए होंगे कि एक प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को हर 15 दिन में वंस एटलीस्ट इन एवरी 15 डेज उसको अपडेट करके रखना है। वो जिम्मेदारी है उस कॉम्पिटेंट ऑफिशियल की, पर्सन की, जो कि रेगुलेशन 150 के सब रेगुलेशन 9 के तहत अपॉइंटेड है, और वो होगा मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति ही होगा। वहां पे रेगुलेशन में ही सब सब लिख दिया। तो आपको मेरा वो रेगुलेशन 247 के ऊपर जो हु विल बी कॉम्पिटेंट पर्सन माइनिंग सरदार और ओवरमैन करके पार्ट 61, 62, 63 जो CIL रिक्रूटमेंट प्ले लिस्ट है, उसको यहाँ इसके लिए तो कम से कम देखने की जरूरत उसको नहीं है। वहां पे देख लेना कहाँ कहाँ किन किन प्रोविजन के लिए माइनिंग सरदार होगा, किन प्रोविजन के लिए ओवरमैन होगा, बताया वहां पे। ठीक है, तो वो जो है 15 दिन में एक प्लान बता, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड न रहेंगे। वो क्या रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड को वो जो रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 9 के तहत जो ऑफिशियल है वो तो साइन करेगा ही करेगा ये रिकॉर्ड पे, उसका तो ड्यूटी है। लेकिन मैनेजर साहब जो है इस रिकॉर्ड को पर डे मतलब डेली मतलब एवरी डे हर दिन उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे। अब हम दे दिए क्वेश्चन कि विच आर करेक्ट, और सब चीज करेक्ट लिख दिया, एक गलत लिख दिया कि मैनेजर सेल काउंटर साइन एंड डेटेड द रिकॉर्ड अंडर रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 10। अब बच्चा लोग बोलेगा ठीक है, तो बताए थे काउंटर सिग्नेचर करना है 150-10 के अंतर्गत। अरे काउंटर सिग्नेचर करना है कब? एवरी डे, पर डे करना है इस पे। वो रेगुलेशन 143 के सब रेगुलेशन 8 में जो मेजरमेंट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का रिजल्ट था, उस पे कितने टाइम में करना है मैनेजर साहब को काउंटर सिग्नेचर? विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के विद इन 24 आवर्स ऑफ एंट्रिंग इनटू द बाउंड पेज्ड बुक। वैसे ही रेगुलेशन 150-10 के तहत जो रिकॉर्ड बनेगा, जो प्लान बनेगा, उस रिकॉर्ड पर मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर तो करेंगे, लेकिन डेली करेंगे, एवरीडे करेंगे। ठीक है, क्या बोला? यही गलती करेंगे, एवरीडे, डेली, क्योंकि ये जो रेगुलेशन 150 है उसके सब रेगुलेशन 3 और सब रेगुलेशन 6 के अनुसार ऐसी जगह में हम काम करते हैं। रेगुलेशन 150 का सब रेगुलेशन 3 क्या है कि वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर यदि हमको वर्किंग करना है तो हम वर्किंग नहीं कर सकते। वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर वर्किंग नहीं कर सकते। यदि करना है तो हमको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। बहुत सारी हिंदी की बुक जो 2017 में आया था उसमें रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस लिखा हुआ है। आप लोग को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े उन बच्चे लोग को पता हो गया, क्योंकि कम से कम 100 बार डांट दिया हूं। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो गया, वो 1957 वाले में था रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जब मैं पढ़ता था। ठीक है, अब जो 2017 में आया उसमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो गया। अब इतना बोलने के बाद भी गलत कीजिएगा तो कीजिए। ठीक है, उससे हमको परमिशन लेना है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, और फिर वर्किंग बढ़ाना है। तो वर्किंग जब हम बढ़ाएंगे तो हम खतरा के तरफ जा रहे हैं, तो उसका कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना ना होगा। हमको क्या करना रहता है? 150 में क्या बोलता है, ये जहां पर एबनॉर्मल से पे वाटर आ जाए तो हमको RIM और CIM दोनों को नोटिफाई करना है, वर्किंग को बंद कर देना है, और तब तक हमको वर्किंग स्टार्ट नहीं करना, रिज्यूम नहीं करना है, तब जब तक कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेते हैं। ठीक है, नोटिफाई दोनों को करेंगे, RIM CIM दोनों करेंगे एबनॉर्मल सी पेजाब वाटर के केस में। तब ऐसे तरफ जब हम वर्किंग बढ़ाते तो हम बताए थे पूरा पैनल नहीं चलाते, कुछ लिमिटेड गैलरीज चलाते। वर्किंग बोलो गैलरी बोलो वो एक के बात होता बेटा, लिमिटेड गैलरीज चलाते, उसका हाइट और विड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर देते, वो भी बताया होगा। वहां पर बोरहोल मारते हैं, फेस से हमेशा 3 मीटर आगे रखते हैं बोरहोल को,
और 5-5 मीटर के इंटरवल पर, मतलब एक ये बोरहोल मारा तो दूसरा बोरहोल यहाँ मारा, तो दोनों के बीच का जो इंटरवल है, डिस्टेंस है, वो 5-5 मीटर रहेगा। एक इंटरवल आप 5 मीटर बोलता है, और फेस से हमेशा 3 मीटर आगे रहेगा। 3 मीटर आगे रखना आपको बोरहोल, इन एडवांस आप 3 मीटर बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 मीटर से ज्यादा बोरहोल मार के रखना है। हम ब्लास्टिंग करते हैं 1 मीटर फेस बढ़ जाता है, 3 मीटर मारा तो फिर 2 ही मीटर बच जाएगा। तो 3 मीटर वाला आपका शर्त पूरा हुआ, तो आपको 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जो आपके पास संसाधन अवेलेबल है उसके हिसाब से मार के रखना है, ताकि हमेशा 3 मीटर बोरहोल आपके फेस से आगे रहे, ताकि पानी वानी कुछ होगा तो वो इंडिकेशन दे देगा। वो बोरहोल के थ्रू क्या लग जाएगा, पानी आने लग जाएगा। पानी आने लग गया, वर्किंग रोक देंगे, आदमी हटा लेंगे, ये कहने का मतलब है उसका। तो हम क्या करते हैं, जो ये 150 के सबरेशन 3 या 150 के सबरेशन 6 के अनुसार जो हम परमिशन लेते हैं, तो हम हाइट ऑफ गैलरी को क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट करते। कितना करते हैं, कितना, नॉट मोर देन बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है, नॉट मोर देन हाइट और विड्थ जो रहेगा 2.4 मीटर रहेगा। तो सबसे पहली बात ये रिकॉर्ड में क्या रहेगा, 150, द एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी, द एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ वर्किंग लिखा होगा, वर्किंग मतलब गैलरी, ठीक है। ये रिकॉर्ड रहेगा कि क्या एग्जैक्ट था। नॉट मोर देन 2.4 मीटर हाइट भी रहेगा गैलरी का, नॉट मोर देन 2.4 मीटर विड्थ भी रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। तो इसका मतलब कि इससे ज्यादा नहीं रखना। आप 2 मीटर का चलाइए ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है, 2.25 मीटर चलाइए ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। रही बात, अब मशीन माइनिंग करते हैं, हम मैकेनाइज्ड माइन करते हैं, तो उसके लिए 4 मीटर से ऊपर चाहिए, पता होगा आपको, 4 मीटर 5 मीटर गैलरी चाहिए, और 4.8 मीटर ज्यादा आपको गैलरी चलाने के लिए नहीं बोलता, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। वो स्पेशल परमिशन है, रेगुलेशन के बाहर जाकर के आपको CIM से, RIM से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी, लेकिन यहाँ तो लिमिटेड गैलरी चला रहे, बाद में फिर उसको चौड़ा कर लीजिएगा, सब ठीक ठाक रहा तो अभी आपको सिर्फ नॉट मोर देन 2.4 मीटर हाइट एंड विड्थ ही आपको गैलरी का रखना है। तो द एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी, ठीक है। गैलरी का बता दीजिए, फिर क्या बोला, बोरहोल भी मारते बोला, तो कितने बोरहोल मारे, नंबर ऑफ बोरहोल्स, नंबर ऑफ BH लिख दिया मतलब बोरहोल, IS लगा दिया तो बोरहोल्स, नंबर ऑफ बोरहोल्स ड्रिवन, कितने बोरहोल्स लगाए, किस जगह पे लगाए, प्लेस ऑफ ड्रिवन बोरहोल, किस जगह पर आपने बोरहोल्स लगाए, उसका लेवल, डीप जो लिखते हैं वो लिखना होगा, ठीक है। बोरहोल भी हो गया, डायरेक्शन ऑफ बोरहोल बताना होगा। क्या बताना होगा, डायरेक्शन ऑफ बोरहोल, कि बोरहोल का डायरेक्शन किधर था वो बताए होंगे, वहां 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ये भी बताए थे। फिर आपको फेस के सीधे मारना है, फ्लैंक बोरहोल्स मारना है, ऊपर नीचे सब मारना, पानी कहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया। और आपको क्या बताना है, हम बताए थे ना एक चीज कि फेस से हमेशा 3 मीटर आपको आगे रखना है। तो द लेंथ ऑफ बोरहोल्स, द लेंथ ऑफ बोरहोल्स, कितना बोरहोल लंबा मारा था आपने, ठीक है, और हमेशा फेस से 3 मीटर तो आगे रहेगा ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ बोरहोल्स कितना है, ये जो रिकॉर्ड है, दिस रिकॉर्ड shall be recorded in a bond page book maintained under regulation 150 subregulation 10 by the official appointed under subregulation 9 of regulation 150 who is foreman or assistant manager appointed for that particular purpose, and this record shall be daily countersigned and dated by the manager। यही वाला बात बोला था, गलती होगा, कहां पे, डेली मतलब एवरीडे मैनेजर जो है ये रिकॉर्ड पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट बाबू, रेगुलेशन 165 सब रेगुलेशन 3। इसमें रेगुलेशन 165 में 3 ही सब रेगुलेशन है। एक में तो जो पहला रेगुलेशन था उसमें बताया था कि माइन को डिस्यूज्ड माइन है या कोई डिस्यूज शाफ्ट है, उससे डिवाटरिंग का काम जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में होगा। वहां एक जलता हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप
रखा जाएगा और अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और टॉर्चेस के अलावा कोई भी लैंप और लाइट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाँ, रेगुलेशन 165(2) क्या बोलता है कि जो माइन को आपने डिवॉटर्ड कर दिया या जो माइन या उसका कोई भाग 7 दिन से अधिक के लिए जहां पर काम बनता और वहां फिर से काम चालू करना है, उन जगह का फर्स्ट इंस्पेक्शन करना है ताकि कोई गैस वेस होगा तो उससे लोगों को पता चल जाए टाइमली, तो गैस को रिमूव कर दिया जाएगा, तब आदमी को काम पर लगाया जाएगा। उसके लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड होता है जो कि कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होता है। उसी जो फर्स्ट इंस्पेक्शन किया आपने उसका जो रिजल्ट है, देखिए क्या लिखा था, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ अ माइन आर पार्ट विच इज रीओपन आफ्टर discontinuous of mining operation exceeding 7 days or after being dewatered। डिवाटरिंग करने के बाद पानी मार दिया आपने, पानी खाली कर दिया, ठीक है, या तो आपका जो वर्किंग था माइन का या माइन के किसी भाग का 7 दिन तक बंद था, उसको रीओपन किया है, वहां गैस हो सकता है। उस खतरा से बचाव के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन पहले क्या करेगा, उस जगह का इंस्पेक्शन करेगा। तो जो इंस्पेक्शन उसने किया उसका जो फर्स्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंस्पेक्शन, ये 2 बात का, shall be recorded in bound page book and signed by the person making the examination and countersigned and dated by the manager। मतलब कहने का मतलब एक लाइन में याद रखिएगा जो हमने इतना कुछ बोला कि जो फर्स्ट इंस्पेक्शन माइन का या उसके किसी भाग का फर्स्ट इंस्पेक्शन किया एक ओवरमैन के द्वारा, तब जब माइन को डिवाटर्ड किया गया था और वहां पर काम चालू करना, या तो 7 दिन से अधिक के लिए माइनिंग ऑपरेशन बंद था, उस जगह को फिर से काम चालू करना है, वहां पर जो गैस के लिए एग्जामिनेशन किया ओवरमैन साहब ने, उस फर्स्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंस्पेक्शन पर मैनेजर साहब भी काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ठीक। रेगुलेशन 166 सब रेगुलेशन 7 पर्टिकुलर्स आप बोल रहा है, कोई चीज पर्टिकुलर्स का कोई मतलब नहीं होता। हिंदी वाले बच्चे विवरण, जानकारी, इस टाइप का चीज को अंग्रेजी में पर्टिकुलर्स बोलते। क्या चीज का 166 वो है इनफॉर्मल एंड नॉक्सियस गैस करके, है ना, मेरे CMR प्लेलिस्ट में सब है, देख लीजिएगा, सब है, कुछ नहीं छूटा है। 166 में क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ गैस डिटेक्टेड। नंबर 1 में क्या है, गैस डिटेक्टेड, यदि कहीं पर गैस मिला है उसका डिटेक्टेड, स्पेलिंग देख लेना, DECT डिटेक्टेड, गैस मिला उसका, गैस को रिमूव किया उसका, ये रिमूवल ऑफ गैस का भी जिक्र रहेगा। रिमूवल ऑफ गैस का, गैस मिला, गैस को रिमूव किया, उसका पर्टिकुलर्स आपको 166 के सब रेगुलेशन 7 के तहत लिखना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, टुगेदर विद ए स्टेटमेंट, इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट रहेगा, कितना गैस मिला, यदि इनपुट गैस है तो परसेंटेज इनपुट गैस कितना था, किस जगह पे मिला, कहां मिला, कब मिला और कब हटाया गया। कितने बात हो गए, 4 बात। कब और कहां गैस मिला, उसको कब हटाया गया, ठीक है, और यदि इनफॉर्मल गैस है तो उसका परसेंटेज कितना था। ये जो रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट है, इस रिकॉर्ड को, इस पर्टिकुलर्स को जो पर्सन ने एग्जामिनेशन किया, एंट्री किया, वो सिग्नेचर करेंगे विद डेट, और मैनेजर साहब इस पर्टिकुलर्स पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बाबू। रेगुलेशन 81 सब रेगुलेशन 3, इसमें क्या है, एक वाइंडिंग बुक होता है, बाउंड पेज बुक ही होता है, वो वाइंडिंग पर्पज से होता है, इसलिए उसको वाइंडिंग बुक बोलते हैं। उस वाइंडिंग बुक, ऐसा वाइंडिंग बुक आपका रेगुलेशन 81 के सब रेगुलेशन 3 में नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ऑल एंट्रीज इन द बाउंड पेज बुक, ऐसा लिखा होगा। मतलब वो जो बाउंड पेज बुक है, उस बाउंड पेज बुक को वाइंडिंग बुक बोलते हैं, क्योंकि उस वाइंडिंग बुक में वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस का जिक्र रहता है
और कौन कौन से वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करेगा, पुली के बारे में डिटेल्स ऑफ पुली रहेगा, सीव्स रहेगा, केस है, चेन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, डिटैचिंग सेफ्टी हुक है। और ये सारा जो नाम बोले इनका मैन्युफैक्चरर का क्या नाम है और किस साल उसको मैन्युफैक्चर किया, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, डायमेंशन क्या है, और हर पार्ट के साथ एक फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट रहेगा। और ये जो पार्ट यहाँ नाम बताए, पुली है, सीव है, केज है, चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, डिटैचिंग सेफ्टी हुक है, इनको कब इंस्टॉल्ड आपने किया, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, ये जो रिकॉर्ड है ये वाइंडिंग बुक में लिखते हैं रेगुलेशन 81 के सबरेगुलेशन 3 के अनुसार। और इस वाइंडिंग बुक की एंट्री पर साइन करेंगे इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन एंड काउंटर साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर। बस इतना ही है कहने का मतलब। एक लाइन में याद रखिएगा, वाइंडिंग इंस्टॉलेशन वाला जो भी पार्ट्स है उनका जो डिटेल लिखा होगा बाउंड पेज बुक पे, उस बाउंड पेज बुक को वाइंडिंग बुक बोलते हैं। उस पर इंजीनियर या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सिग्नेचर करेंगे विद डेट, और मैनेजर साहब जो है विद डेट काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट लेते हैं, फिर अगले पार्ट में इस पार्ट का पार्ट 1 का ये लास्ट लेते हैं, फिर बाकी को अगले पार्ट में देखेंगे। रेगुलेशन 85 सबरेगुलेशन 3 क्लॉज बी, इसमें क्या है, डिटेल्स ऑफ वाइंडिंग रोप मेंटेन अंडर रेगुलेशन 85 3A। रेगुलेशन 85 सबरेगुलेशन 3 का क्लॉज ए में क्या दिया है, डिटेल्स ऑफ वाइंडिंग रोप। ठीक है, वो डिटेल्स ऑफ वाइंडिंग रोप में क्या होगा, सर्टिफिकेट शोविंग इट्स ब्रेकिंग लोड, किस लोड पर हमारा वाइंडिंग रोप टूट जाएगा वो एक सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, तभी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करेंगे। क्वालिटी क्या है रोप का, कंस्ट्रक्शन क्या है, डायमीटर ऑफ रोप क्या है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इट्स यूज क्या है। ठीक है, ये लिखा रहेगा रेगुलेशन 85 3A में के अनुसार। इस रेगुलेशन 85 3A में जो ये डिटेल्स ऑफ वाइंडिंग रोप है इसका रिपोर्ट आपको लिखना है रेगुलेशन 85 3B में। ठीक है, उसमें उस रिकॉर्ड को, डिटेल ऑफ वाइंडिंग रोप के रिकॉर्ड को इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी साइंड एंड काउंटर साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर। ठीक है, ये रिकॉर्ड पर मैनेजर भी काउंटर सिग्नेचर करेंगे, इंजीनियर या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको साइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ रोप अकेला नहीं लिखना है, कभी भी ख्याल रखिएगा, डायमीटर ऑफ रोप तो लिखेगा, इसके साथ में जो पुली सीयूस इस्तेमाल हो रहा है इन कंजक्शन विद वाइंडिंग रोप, दैट्स डायमीटर आल्सो रिटर्न इन दिस रिकॉर्ड, जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, उस उतना जरूरत नहीं था। और कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये रेगुलेशन 85 में हम बहुत बढ़िया बताया। एक बच्चा एक दिन हमको पूछा को ऐसा होगा नॉन स्पिनिंग टाइप, तो हम बोला ठीक है, जाके मेरा वाइंडिंग इन शाफ्ट वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए। हम समझ गए कि ये देख नहीं रहा है, बताए होंगे कि नॉन स्पिनिंग टाइप कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोल्ड रन स्टील वायर कब इस्तेमाल करना है, कैसा लिखा था, कंस्ट्रक्शन एक इधर लाइन खींचा था, एक इधर खींचा था। तो 85 को भी हम बहुत बढ़िया समझाए, जाके देखिएगा। 86 को भी समझाए 4 लाइन में, एक कोई फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन पेपर को समझा रहे थे, उसके आखिरी में है, पार्ट 10 होगा जहां तक अंदाज है, सस्पेंशन गियर 5 लाइन में समझाया है, इसको भी 85 को भी समझाया है। ठीक है, तो ये जो था क्या था, रिपोर्ट्स और रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स काउंटर साइंड बाय द मैनेजर पार्ट 1, एंड दिस इज स्पेशल गिफ्ट फॉर यू ऑन माय बर्थडे। ओके, थैंक यू।